सुबह का समय था। आर्यन अपने छोटे से सरकारी क्वार्टर में सामान सजा रहा था। खिड़की से बाहर हरी भरी पहाड़ियां नजर आ रही थीं। गांव का माहौल शांत और सुंदर था। यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है। गांव के लोगों की सेवा करने में मजा आएगा। आर्यन को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलता है। बाहर गांव का प्रधान खड़ा था। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे तुरंत बताइएगा। धन्यवाद प्रधान जी, मैं यहाँ की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। बस जंगल की ओर ज्यादा जाने से बचिएगा। वहाँ की कहानियां, खैर आप समझ गए होंगे। प्रधान के जाने के बाद आर्यन थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर अपने काम में लग जाता है। शाम के समय आर्यन टहलते हुए जंगल की ओर निकल जाता है। तभी उसे सामने एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। आर्यन उस सुंदर स्त्री से कहता है, क्या नाम है आपका और यहाँ इस समय अकेले क्या कर रही हैं? मैं यही रहती हूँ। मुझे ये जंगल बहुत पसंद है। और आप? मैं डॉक्टर हूँ। गांव में सरकारी अस्पताल के लिए आया हूँ। आपका नाम? दीप्ति। आर्यन दीप्ति की खूबसूरती में खो जाता है। दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर दीप्ति वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से आर्यन रोज शाम को जंगल की ओर जाने लगता है। अब वो और दीप्ति अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन आर्यन दीप्ति को प्रपोज करता है। दीप्ति, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी? हाँ आर्यन, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। शादी के बाद दोनों का जीवन खुशी खुशी बीतने लगता है। शादी के 9 महीने बाद दीप्ति गर्भवती हो चुकी थी। एक रात दीप्ति को अचानक दर्द शुरू होता है। आर्यन घबरा जाता है। दीप्ति, क्या हुआ? दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? आर्यन, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे बचाइए। अचानक दीप्ति जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। प्रसव पीड़ा के दौरान दीप्ति संसार को अलविदा कह जाती है। बच्चे बेहद अजीब और डरावने थे। उनके शरीर आपस में जुड़े हुए थे और उनकी शक्लें मानव जैसी नहीं थीं। नहीं, ये क्या हो गया? आर्यन डर के मारे घर से बाहर भागता है। आर्यन जंगल में भागे जा रहा था। तभी उसे एक साधु दिखाई देते हैं। साधु ध्यान मग्न थे। मुझे बचाइए महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। शांत हो जाओ। क्या हुआ है? सब विस्तार से बताओ। आर्यन सारी कहानी सुनाता है। साधु गंभीर हो जाते हैं। तुमने जिस स्त्री से विवाह किया था वो मानव नहीं, एक डायन थी। कुछ डायन इंसान से प्रेम कर लेती हैं, लेकिन उनका स्वभाव और शक्ति नहीं बदलती। ये संतान उसके और तुम्हारे मिलन से पैदा हुई है। ये शैतानी संतानें हैं। साधु आर्यन के साथ उसके घर जाते हैं और मंत्रोच्चार करने के बाद घर को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ये घर अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहेगा। तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ और कभी लौट कर मत आना। पर मेरे बच्चे? वो बच्चे नहीं, पिशाच हैं, जुड़वा पिशाच। अगर वो मुक्त हो गए तो विनाश लाएंगे। भूल जाओ उन्हें। आर्यन उसी समय शहर चला जाता है और वो घर वीरान हो जाता है। रात का समय था। अचानक उस वीरान घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। जुड़वा पिशाच अब बड़े हो चुके थे और उनकी आंखों में खून जैसी लाल चमक थी। हम आजाद होंगे और इस दुनिया पर राज करेंगे। कमरा उनके डरावने ठहाकों से गूंज उठता है। आर्यन बूढ़ा हो चुका था। वो अपने घर के हॉल में बैठा था। उसकी पत्नी चंद्रलेखा रसोई में कुछ काम कर रही थी और उसकी बेटी शिखा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। जो कुछ भी हुआ था मैं उसे भूलना चाहता हूँ, पर ये डर मेरे अंदर अब भी है।
कहीं वो अतीत वापस ना लौट आए। तभी चंद्रलेखा हॉल में आती है। आप हमेशा इतनी चिंता क्यों करते हैं? अब सब ठीक है। शिखा की पढ़ाई पूरी होने वाली है। हमें उसका भविष्य संवारने की तैयारी करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो। शायद मुझे अपने डर से बाहर आना चाहिए। आधी रात के समय आर्यन और चंद्रलेखा गहरी नींद में थे। अचानक कमरे में काले धुएं का गुबार उठता है। आर्यन, ये हवा अचानक इतनी तेज क्यों हो गई? कमरे में ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये वही है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो काला धुआं धीरे धीरे जुड़वा पिशाच की डरावनी आकृति में बदल जाता है। आर्यन, बरसों पहले तुम हमें अकेला छोड़कर भाग गए थे। तुमने क्या सोचा था कि हम तुम्हें भूल जाएंगे? चंद्रलेखा इस दृश्य को देखकर डर जाती है। आर्यन, ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये वही है जिसे मैंने परसों पहले पीछे छोड़ दिया था। ये मेरे अतीत की सबसे बड़ी गलती है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जो दर्द तुमने हमें दिया था, अब तुम्हें भी वही सहना पड़ेगा। पिशाच चंद्रलेखा की ओर झपटता है। प्लीज उसे कुछ मत करो, वो निर्दोष है। ये सब मेरी गलती थी। अब माफी का समय नहीं, ये सबक तुम्हारे लिए है आर्यन। पिशाच के आसपास तेज धुंध उठती है और चंद्रलेखा मृत होकर गिर जाती है। कुछ ही पलों में पिशाच काले धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। सुबह आर्यन मृत चंद्रलेखा के पास बैठा था। शिखा ये सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। पिताजी, माँ को क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? शिखा, मैं नहीं बचा सका। पिताजी, सच बताइए, माँ को किसने मारा? ये सब कैसे हुआ? शाम को चंद्रलेखा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आर्यन और शिखा चुपचाप चिता के पास खड़े थे। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लौट आया। अब मेरी बेटी को इससे बचाना होगा। अंतिम संस्कार के बाद आर्यन और शिखा घर लौटते हैं। पिताजी, अब चुप मत रहिए। माँ को किसने मारा? मुझे सब सच सच बताइए। शिखा, ये कहानी तुम्हारे जन्म से पहले की है। मैंने तुम्हें इससे दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन अब और नहीं छिपा सकता। क्या बात है पिताजी? साफ साफ कहिए। बहुत साल पहले जब मैं पहाड़ी गांव में डॉक्टर था, मेरी शादी दीप्ति नाम की एक लड़की से हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो इंसान नहीं थी। वो एक डायन थी। डायन? आप मजाक कर रहे हैं पिताजी? नहीं, ये सच है। हमारी शादी के बाद उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वो सामान्य नहीं थे। उनके शरीर जुड़े हुए थे। वो बच्चे नहीं बल्कि शैतानी संतान थे। और दीप्ति की मौत के बाद मैं डर कर वहां से भाग आया। तो आप उन्हें छोड़कर भाग गए और अब वही लोग माँ को मारने आए थे? मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन उनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों चौंक कर दरवाजे की ओर देखते हैं। आर्यन सावधानी से दरवाजा खोलता है। सामने वही साधु खड़ा था जो 20 साल पहले आर्यन से मिला था। आर्यन, मैंने पहले ही कहा था कि ये घर तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। जुड़वा पिशाच अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि मेरा संरक्षण भी उन्हें रोक नहीं पा रहा। वो मेरी पत्नी को मुझसे छीन चुके हैं। मेरी बेटी भी खतरे में है। कृपया कुछ कीजिए। वो तुम्हारी बेटी पर हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि उनकी आत्मा तुम्हारी और उनकी माँ के साथ जुड़ी हुई है। उनकी माँ ने उन्हें जन्म देकर इस दुनिया को छोड़ दिया था। अब तुम्हारा जीवन ही उनके अस्तित्व का हिस्सा है। तो क्या उन्हें हराने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत कठिन और
त्यागपूर्ण है। कैसा त्याग? तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तुम्हारे बलिदान से उनकी आत्मा का नाश हो सकता है। यही एकमात्र तरीका है। अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बेटी बच सकती है तो मैं तैयार हूं। रात के समय आर्यन, शिखा और साधु एक कमरे में खड़े हो गए। साधु ने कमरे के चारों ओर सुरक्षा चक्र बना दिया था। तैयार रहो, वो किसी भी क्षण आ सकते हैं। अपनी हिम्मत बनाए रखना। कमरे में अचानक अंधेरा छा जाता है। काले धुएं का गुबार उठता है और जुड़वा पिशाच प्रकट हो जाते हैं। आर्यन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें हमेशा के लिए छोड़ सकते हो? अब तुम्हारा सामना हमसे होगा। मैं तुम्हारे सामने हूं। जो चाहो मुझसे लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। हम तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे ताकि तुम तड़प सको, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। साधु अपनी माला पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। जुड़वा पिशाच उसकी ओर देखते हैं, लेकिन मंत्र का असर उन पर नहीं होता। अब समय आ गया है। तुम्हें अपने जीवन का त्याग करना होगा। यही एकमात्र उपाय है। शिखा, मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी सुरक्षा है। मुझे माफ कर देना। नहीं पिताजी, मैं आपको खो नहीं सकती। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ता है। आर्यन सुरक्षा चक्र से बाहर निकल आता है। जुड़वा पिशाच उसके सामने खड़े रहते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी देने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अंत के साथ ही तुम दोनों का भी अंत हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ देर पहले ही जहर खा लिया था। इतना कहकर आर्यन मृत होकर गिर जाता है। उसके मृत होते ही जुड़वा पिशाच चिल्लाने लगते हैं और राख में बदल जाते हैं और घर में शांति छा जाती है। शिखा और साधु कमरे में अकेले खड़े थे। आर्यन अब वहां नहीं था। शिखा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हारे पिता ने जो किया वो एक महान त्याग था। उनकी ये कुर्बानी तुम्हें हमेशा प्रेरित करेगी। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं उनकी याद को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखूंगी। सूरज की रोशनी पूरे घर को भर देती है, मानो एक नई शुरुआत का संकेत हो। अश्मिता, रिहान और जोया अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करने अंकित के साथ उसके गांव चंदनपुर जा रहे थे। जब उनकी कार जंगल के बीच वाले रास्ते पर थी, अचानक से कोई बिजली की रफ्तार से उनकी कार के सामने से गुजरा। कार अचानक से ऐसे रुक गई जैसे उसके आगे कोई हाथी आ गया हो। चारों तेजी से बाहर निकले और उन्होंने बोनट पर नजर डाली। उस पर किसी इंसान के पंजे के निशान थे। यार, इसका मतलब है कि किसी आदमी ने हमारी गाड़ी रोकी है और वो इतनी तेजी में था कि हमें नजर तक नहीं आया। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? कार इतनी तेज थी, कोई आदमी सामने आता तो उड़ जाता। ये निशान पहले से यहाँ पर होगा। तो फिर ये बताओ, कार अपने आप कैसे रुकी और खराब कैसे हो गई? इस पर रिहान के मुंह से कुछ नहीं निकला। कौन हो तुम लोग और यहाँ जंगल के रास्ते पर क्यों रुके हो? अरे वाह, क्या टाइम पर एंट्री मारी है अंकल आपने। हमारी कार खराब हो गई है और हमें रुकने के लिए जगह चाहिए। क्या यहाँ रुकने का कोई इंतजाम है? यहाँ मेरा एक सर्किट हाउस है। ठीक है अंकल, आप हमें लेकर चलिए। वो आदमी उनको जंगल के बीच बने एक सर्किट हाउस में ले गया। अरे वाह, ये तो कमाल की जगह है। मैं कहता हूँ यहाँ कुछ दिन रुककर बढ़िया पिकनिक मनाते हैं। उन सभी ने अपना लगेज रूम में रखा, फिर बोन फायर जलाकर सर्किट हाउस के सामने बैठ गए। वाह यार, कितना मस्त व्यू लग रहा है। कसम से यार, काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी होता तो उसके साथ यहाँ खूब मजे करती। तभी अंकित ने गौर किया कि कुछ ही दूरी पर झाड़ियां अपने आप हिल रही हैं। हे गाइस, वहाँ कोई है। अबे कोई नहीं है, हवा से हिल रहा होगा। तभी एक बार फिर से झाड़ियां हिली। मैं जरा अभी आता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। ये कहकर अंकित वहाँ से चल दिया। उस झाड़ी के पास जाकर
उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ नीचे की तरफ एक ढलान जा रही थी। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद हवा से ही हिला होगा। ये कहकर उसने जैसे ही वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया तो उसका पैर फिसल गया आ! आ! और वो ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे पहुंच गया। वो अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ। तभी उसको किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। उसने नजरें दौड़ाई तो उसको फिर से झाड़ियां हिलती हुई नजर आई। कौन है? अबे कौन है जो कुत्ते की तरह सांस ले रहा है? कुछ ही मिनट बाद उसको एक परछाई नजर आई। कौन है यार? अंकित भी थोड़ा आगे बढ़ गया। तभी चांद की रोशनी उस शख्स पर पड़ी और अंकित ने उसका खूंखार रूप देखा। उसका चेहरा नीला था, जिस पर कई चाकुओं के कटे हुए निशान लगे हुए थे। हाथों का मांस भी नजर आ रहा था और वो अपनी लाल चमकती आंखों से अंकित को घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसको देखकर अंकित की रूह कांप गई। उसने भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, उस आदमी ने कुल्हाड़ी से अंकित की गर्दन उखाड़ दी और उसका सिर किसी फुटबॉल की तरह काफी दूर जा गिरा। तो क्या हुआ? अभी तक वापस नहीं आया? चलो चलकर देखते हैं। क्या देखने जा रहे हो? अचानक सर्किट हाउस वाला आदमी उनके सामने आ गया। अंकल, वो अंकित जंगल की तरफ कुछ देखने गया था, पता नहीं कहाँ रह गया। अपने आप आ जाएगा। तुम लोग जंगल में जाने की गलती मत करना, वहाँ बहुत बड़ा खतरा है। अरे ऐसे कैसे अंकल, हमारा दोस्त है वो। इस पर वो बहुत जोरों से चिल्लाया। सब अपने कमरे में पहुँचो, यहाँ मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उसके इस तरह से डांटने से वो तीनों अपने कमरे में चले गए। उस बुड्ढे की इतनी हिम्मत कि उसने हमें डांटा। अरे कुछ देर रुक जा, हम तीनों अंकित को देखने चलेंगे। ये तय करके उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और फिर दबे पांव जंगल की तरफ चले गए। यार, तुम लोगों को ये मांस की बू नहीं आ रही है? हाँ आ तो रही है, जंगल है, कोई जानवर मरा पड़ा होगा। तभी रिहान का पैर किसी चीज से टकराया। ओह, क्या है ये? अभी मैं गिर जाता। ऐसा कहते हुए उसने जमीन पर टॉर्च मारी तो तीनों की आंखें खौफ से फटी रह गईं। वो अंकित की कटी हुई गर्दन थी। अंकित! अब उनको दूर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कौन है वहाँ? अगले ही पल झाड़ियों को चीरता हुआ वही लकड़हारा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। भागो! उसे देखकर वो तीनों ऐसे भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। वो अब जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे। सामने उनको एक तालाब नजर आ रहा था। तभी वो लकड़हारा अचानक से अश्मिता के सामने आ गया। अश्मिता डर से थर-थर कांप रही थी। उसको लग रहा था कि उसकी आखिरी घड़ी आ चुकी है। रिहान ने लकड़हारे की कुल्हाड़ी छीनकर उस पर हमला करना चाहा, तो लकड़हारे ने रिहान को एक धक्का मारा और कुल्हाड़ी दूर जा गिरी। नहीं। उसने अश्मिता को छोड़ा और फिर अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने चला गया। अश्मिता, अश्मिता, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम जिंदा वापस जा पाएंगे। जब तक हम रास्ता ढूंढेंगे, वो हमें खत्म कर चुका होगा। इस पर अश्मिता ने कुछ सोचकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मेरे पास एक प्लान है। ऐसा कहकर अश्मिता ने अपना प्लान दोनों को समझाया। इस तरफ लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ निकाली थी। अब मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा और उस खूबसूरत लड़की को अपनी प्रेमिका बनाऊंगा। लकड़हारा उनकी तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि तालाब के पास अश्मिता खड़ी हुई है।
लेकिन उसकी निगाहों में जरा सा भी खौफ नहीं था। वो उसको मुस्कुराते हुए देख रही थी। जैसे जैसे ही लकड़हारे ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, अश्मिता ने अपनी टी शर्ट उतार दी। उसको इस हाल में देखकर लकड़हारा अपना कंट्रोल खो बैठा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। अश्मिता तालाब के अंदर चली गई। लकड़हारा तालाब के किनारे पर आकर उसको घूरने लगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन इस कुल्हाड़ी के साथ नहीं। मुझे इससे डर लगता है। ये सुनकर लकड़हारे ने कुल्हाड़ी फेंक दी और खुद भी तालाब के अंदर उतर गया। तभी रिहान और जोया, जो अभी तक छिपे हुए थे, वो दबे पांव से सामने आए और रिहान ने कुल्हाड़ी उठा ली। अश्मिता उन दोनों को देख पा रही थी, लेकिन लकड़हारे की पीठ उनकी तरफ थी, इसलिए उसको कुछ भी खबर नहीं थी। रिहान धीरे से पानी में उतर गया। एक लंबी सांस भरने के बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, या! उसने उस लकड़हारे की गर्दन उखाड़ दी। रिहान कुल्हाड़ी से अब अंधाधुंध हमला करने लगा। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। उम्मीद है ये दोबारा जिंदा नहीं होगा। उसके बाद वो तीनों वापस सर्किट हाउस में पहुंचे और अगले दिन तीनों वापस घर चले गए। ये कहानी एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित है जिसने बिहार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। बिहार के एक गांव धूमकेतु, जहां राम दुलार अपने इकलौते बच्चे के साथ रहा करता था और उसे बहुत प्यार भी करता था। पापा, मुझे थोड़ी देर और खेलने दो ना। क्या आप भी? वैसे भी कल से स्कूल जाना ही है। वेकेशन का तो आज आखिरी दिन है ना। नहीं बेटे, लेट्स गो। चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हें वीकेंड्स पर यहाँ दोबारा लेकर आ जाऊंगा। नहीं, आप तब तक उस बेंच पर जाकर बैठिए। मैं तब तक झूले की सैर करके आता हूँ। राम दुलार अपने बेटे करण को छोड़कर उसी मैदान के एक बेंच पर जाकर बैठ गया। चांद की मध्यम रोशनी में करण अकेले रात को खेल रहा था। उतने में ही वहाँ पर एक भयानक जीव, जो कि एक हूबहू इंसान की तरह दिखता था। उसके दोनों हाथों के नाखून एकदम लंबे और पैने थे और आंखें एकदम लाल। यार, कल से फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन पापा को जिद करके मैं हर हफ्ते यहाँ आया करूँगा। करण वहाँ खेल ही रहा था कि वहाँ पर लकड़सुंगवा बहुत तेज रफ्तार में उसके करीब आ गया। करण जब तक चीखता वो उसे ले जा चुका था। इस बात की राम दुलार को भनक तक नहीं थी। कौन हो तुम? कौन हो? और मुझे इस जंगल में क्यों लेकर आए हो? करण के इतना कहते ही लकड़सुंगवा ने अपने नाखून करण की छाती में गाड़ दिए और उसमें लकड़सुंगवा लिख दिया, जिससे करण की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। ये तो करण की चीख है। करण, कहाँ चले गए तुम? करण, करण, करण! राम दुलार अपने बच्चे करण को ढूंढता हुआ हर तरफ भागने लगा और मैदान के पास वाले जंगल की तरफ पहुंचा और वहां जाकर अपने बच्चे करण को जमीन पर लेटा हुआ पाया, जिसे देखकर राम दुलार एकदम चौंक गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा! हे भगवान, तूने ये कैसा अनर्थ कर दिया? मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। चलो मेरे साथ चलो। राम दुलार अपने बेटे को अस्पताल लेकर जाने लगा। ऐसी ही कई घटनाएं अस्पताल में पहले से ही हो चुकी थी। गांव के हर बच्चे के छाती पर लकड़सुंगवा अपने नाखूनों से अपनी निशानी छोड़ देता था। ओह माय गॉड, मैंने मेरे जीवन में कभी भी ऐसे केसेस नहीं देखे। आज ही के दिन अस्पताल में 5 बच्चों को भर्ती करवाया गया है। ये जरूर किसी की साजिश है। सबके सीने में लकड़सुंगवा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? सारे बच्चे बेहोशी की हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। उतने में वहाँ पर राम दुलार आया और डॉक्टर से अपने बच्चे करण की हालत पूछने लगा। मेरे बच्चे को अचानक क्या हो गया है? मैं उसे गार्डन में घुमाने ले गया। थोड़ी ही देर में मुझे वो जंगल के किनारे
बेहोशी की हालत में मिला और उसके सीने पर नाखूनों की खरोंच थी और उसके सीने पर लकड़ सुंघुआ लिखा हुआ था। आप आज पहले नहीं हैं जो हमारे पास आए हैं, आप 5वें हैं और ऐसी खबरें न जाने और कितनी आएंगी। डॉक्टर और रामदुलार की बात सुनकर उसी हॉस्पिटल में एक बूढ़ा पियून खिलखिलाकर हंसने लगा। ये तो होना ही था, मैंने ये केस पहले भी देखा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि क्या बोले जा रहे हो? अरे ये बूढ़ा हमारे अस्पताल में 30 साल से काम कर रहा है, मानसिक संतुलन खराब है इसका, ये ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता रहता है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं इस पियून की बात सच ना निकल जाए। 2 दिन बीत चुके थे, करण होश में आ चुका था और तब से एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। लकड़ सुंघवा, लकड़ सुंघवा, लकड़ सुंघवा। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। तुम्हें अगर अब भी रास्ता नहीं मिला तो तुम मेरी गर्दन उड़ा देना। क्या तुम मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हो? कृपया करके कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस लकड़ सुंघवा का राज बताता हूँ। रामदुलार अपने बच्चे करण की जान बचाने के लिए उस पियून के साथ कब्रिस्तान चला जाता है, जहां जाकर देखता है कि कुछ आदिवासी एक कब्र की पूजा कर रहे हैं। रामदुलार ये सब देखकर हैरान था कि उसने देखा कि उसी कब्र के पास उसका बेटा करण भी खड़ा है। ये सब देखकर रामदुलार बहुत चक्का रह गया और वहीं पर कब्रिस्तान का मालिक भी खड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो अस्पताल में था, वो यहाँ कहाँ से आ गया? उस लकड़ सुंघा ने अपने वश में कर लिया है उसे। जिस जिस बच्चे के सीने में लकड़ सुंघा लिखा है वो उसके वश में आ चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। आदिवासी उस कब्र की पूजा कर ही रहे थे कि उस कब्र से एक भयानक आवाज आई। उस कब्र के अंदर से लकड़ सुंघवा बाहर आ गया और वहीं खड़े कब्रिस्तान के मालिक के गर्दन में अपने नाखून धंसा दिए और उसे नोच नोच कर खाने लगा। नहीं! लकड़ सुंघवा जंगल के रास्ते पर भाग गया, जिसका पीछा सारे आदिवासी और करण भी करने लगा। उन्हीं के पीछे रामदुलार भी जाने लगता है और तब पियून ने कहा, रुको, हम वहाँ ऐसे नहीं जा सकते। हमें सिद्ध बाबा को साथ में लेना ही होगा, वरना हमारी दशा भी उस कब्रिस्तान के मालिक जैसी हो जाएगी। जो करना है जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो उस बाबा के पास चलते हैं। पियून और रामदुलार दोनों ही उस सिद्ध बाबा के पास जाते हैं और उस सिद्ध बाबा को रामदुलार और पियून सारी बातें बताते हैं। ये तो होना ही था, लकड़ सुंघा का आना तय था। जब से अंग्रेजों ने उसके बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारा है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात हो गई? आप जरा विस्तार से बताइए। लकड़ सुंघा का नाम अमर है। वो अपने इकलौते बच्चे से बहुत प्यार करता था। उस वक्त अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था। उन अंग्रेजों ने अमर यानी लकड़ सुंघा के बेटे को चोरी के इल्जाम में बंदी बना लिया और काल कोठरी में ही उसकी मौत हो गई। तब से लकड़ सुंघा हर वो इंसान जो रिश्वतखोर होता है और गद्दार होता है, उसके बच्चे को अपने वश में करके अंग्रेजों का शिकार करता है। बाबा, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता। कृपया करके मेरे बच्चे को उस लकड़ सुंघा के चंगुल से छुड़ा दीजिए। इसका मतलब तुम भी गद्दार हो। अगर तुम गद्दार ना होते तो लकड़ सुंघा तुम्हारे बेटे को लेकर नहीं जाता। हाल ही में जो पुल गिरा था उसका कसूरवार मैं खुद हूँ। मैं अपने बच्चे को उस लकड़ सुंघा के चंगुल से छुड़ाकर अपने आप को गिरफ्तार करवा दूंगा। बाबा, बस इसका उपाय बताइए। वो लकड़ सुंघा अंग्रेजों के खून का प्यासा है। जब तक वो उस अंग्रेज को मार ना ले जिसने उसके बच्चे की हत्या की है, तब तक वो हर एक बच्चे को ऐसे ही जख्मी और कैद करके रखेगा। क्या आप मुझे उस अंग्रेज का पता बता सकते हैं? पुल वाले हादसे में मेरे साथ अंग्रेज थे, कहीं उन्होंने ही तो नहीं किया? उस अंग्रेज का नाम पीटर है, जो अभी भी अंग्रेजी शासन का रखवाला है। उस पीटर ने ही मुझे रिश्वत दी है। मैं जरूर उसे कैद करूंगा। बाबा, आप और पियून, आप दोनों उस जंगल में जाइए। मैं पीटर को लेकर अभी आया। रामदुलार उस अंग्रेज को फोन करके झूठी खबर देता है और कहता है, मालिक,
मैंने सुना है जंगल में कुछ आदिवासी अंग्रेज सरकार को भगाने के लिए साजिश रच रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ, तुम भी आ जाओ। पीटर रामदुलार की बातों में आकर लकड़सुंगवा के जंगल में पहुंच जाता है। उस वक्त लकड़सुंगवा एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठकर नीचे आदिवासियों के साथ होता है। पीटर वहां पहुंचते ही लकड़सुंगवा को देखकर उस पर गोली चला देता है। आज तो ये क्या? ये तो वही अंग्रेज है, हमें इससे बचना होगा, भागो यहाँ से। लकड़सुंगवा ने एक जोर की बड़ी छलांग पीटर पर लगाई और अपने नाखून उसके गर्दन पर गाड़ दिए और उसका सर अपने हाथों से उखाड़ दिया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। चारों तरफ खून ही खून। लकड़सुंगवा फरार हो गया। अरे वो देखो, करण वहाँ बेहोश पड़ा है। लकड़सुंगवा का बदला अब जाकर पूरा हुआ। सारे बच्चे जो कैद में थे अब सुरक्षित हैं। लकड़सुंगवा अब किसी को परेशान नहीं करेगा जब तक वो गद्दार ना हो। करण, मेरे बेटे, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे माफ करना बेटा, मैं अब से कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। और इसी तरह लकड़सुंगवा ने बच्चों को कैद करना बंद कर दिया। लेकिन आज भी लकड़सुंगवा की इतनी दहशत है कि लोग बाग उसके नाम से ही कांपते हैं। भयानक काली रात थी। बादल गरज रहे थे और बारिश हो रही थी। काजल और प्रियंका अपनी बीमार माँ की सेवा करने में लगी हुई थीं। काजल माँ के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी भिगो भिगो कर रख रही थी और प्रियंका माँ के तलवे रगड़ रही थी, लेकिन उनकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। माँ, हमें उन हीरो के बारे में बता दो। अगर आप हीरो के बारे में बता देंगी तो उन्हें बेचकर मैं और प्रियंका अच्छा जीवन बिता पाएंगे। नहीं बेटा, वे हीरे तुम्हें ना मिले तो ही बेहतर है, क्योंकि हीरो के बाहर निकलने के साथ वो चुड़ैल भी गांव में आ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि वो चुड़ैल तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंचाए। काजल और प्रियंका की माँ हीरो के बारे में बताए बिना ही मर जाती है। प्रियंका, माँ हमें छोड़कर चली गई। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, कोई नहीं। मैं वो हीरे ढूंढ कर आऊंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। नहीं काजल, ऐसा मत करो, माँ की बात पर विश्वास करो। तुझे हीरे नहीं चाहिए तो मत लेना, लेकिन मैं इस तरह गरीबी में जिंदगी नहीं बिता पाऊंगी। माता पिता दोनों मर गए और हमें इस गरीबी में अकेला छोड़ गए। काजल पूरा घर छान मारती है और हीरे ढूंढ निकालती है। आखिरकार हीरे मिल ही गए। अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। काजल हीरों को एक सुनार को बेच आती है और बदले में ढेर सारे पैसे ले आती है। सुनार हरवंश बहुत खुश होकर अपने घर की ओर लौट रहा था। शकुंतला को जब हीरे दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी, खूब अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी और खूब प्यार भी जताएगी। हरवंश ने रास्ते पर देखा कि कोई आदमी उल्टा गड़ा हुआ है। अरे, ये इस तरह कौन गड़ा है भाई? हरवंश टांगे खींचकर आदमी को बाहर निकालता है। अरे ये आदमी नहीं, भूत है। हीरे वापस कर। भूत हरवंश की गर्दन पकड़ लेता है। हरवंश अपनी जेब में से लाल मिर्च निकालकर भूत की आंखों में झोंक देता है। हरवंश की गर्दन छूट जाती है। वो तेजी से दौड़ने लगता है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा सड़क पर एक बरगद का पेड़ है जिस पर चुड़ैलें बैठी हुई हैं। ये पेड़ तो यहाँ कभी नहीं था। चुड़ैलें पेड़ से उतरती हैं और हरवंश की तरफ बढ़ती हैं। बचाओ, बचाओ। हरवंश झाड़ियों में घुस जाता है। वो दौड़ते दौड़ते एक खेत में पहुंच जाता है। खेत में एक आदमी खटिया पर सो रहा था। अरे सुनो भाई, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई है, मेरी कुछ मदद करो। अरे हरवंश काका, आप क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ काका, मैं एक दो बार आपकी दुकान पर आया हूँ, शायद आपको ध्यान नहीं होगा। हरवंश उस आदमी को पूरी बात समझाता है।
शायद आपके पीछे कोई हवा लग गई है। मैं आपको एक ताबीज देता हूँ, इसे पहनकर घर जाइए, फिर कोई आत्मा आपको छू भी नहीं पाएगी। आदमी तावीज पहनकर किसी तरह डरते डरते घर पहुंच जाता है। आज इतने लेट कैसे हो गए? कहाँ मुंह काला करके आ रहे हो? आज पता नहीं रास्ते में इतने भूत प्रेत कहाँ से आ गए। वो तो ये कहो कि मेरी जेब में लाल मिर्च पाउडर था, तब मैं भूत प्रेत से छूट गया, वरना पता नहीं क्या होता। कहीं इन हीरो की वजह से तो नहीं। हरवंश की पत्नी हीरे देखकर बहुत खुश होती है। हीरे, तुम्हें तो हीरो की परख ही नहीं है, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी। उधर काजल पैसों के ढेर पर बैठकर बड़े बड़े सपने देख रही थी। इतने सारे पैसों का मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कोई महल बनाना चाहिए? ये किसी बड़े सराय में ठहर कर खाना खाना चाहिए। काजल सो जाओ, बहुत रात हो गई है। क्या पैसों के चक्कर में तुम सोओगी भी नहीं? इतने ढेर सारे पैसे होने के कारण मुझे नींद ही नहीं आ रही है। काजल की सांसें रुक गईं जब उसने देखा कि प्रियंका के पलंग के नीचे एक भूतनी लेटी हुई है। प्रियंका, तुम्हारे पलंग के नीचे? मेरे पलंग के नीचे क्या? तुम्हारे पलंग के नीचे कोई लेटा हुआ है। प्रियंका जैसे ही धरती पर पैर रखती है, चुड़ैल प्रियंका को जमीन के अंदर खींच कर ले जाती है। प्रियंका, प्रियंका तुम कहाँ गई? प्रियंका, कहाँ हो तुम? काजल ने पीछे देखा तो चुड़ैल पैसों के ढेर पर बैठी हुई थी। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? प्रियंका कहाँ गई? अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो मेरे हीरे वापस कर। हीरे हमारे हैं, तुम्हारा उन हीरो से क्या संबंध? ये तो तू जानती है कि तेरा पिता एक शराबी था। तेरा पिता मेरे पापा की दुकान पर काम करता था। एक दिन तेरे पिता ने शराब पीने के लिए दुकान से कुछ पैसे चुरा लिए। मेरे पिताजी ने रिपोर्ट लिखवा दी और तेरे पिताजी की खूब पिटाई हुई। फिर तेरे पिता ने बदला लेने के लिए मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी और मेरे हीरे घर से चुरा लिए। मेरे हीरे मुझे वापस चाहिए। हीरे तो मैं हरबंस सुनार को बेच चुकी हूँ। वापस लेकर आ, वरना तेरी बहन तो मरेगी, तू भी नहीं बचेगी। काजल दौड़ती हुई हरबंस के घर पर पहुंचती है। हरबंस काका, दरवाजा खोलो। इतनी रात में कौन आ गया? काका, हीरे वापस कर दीजिए, चुड़ैल ने मेरी बहन को पकड़ लिया है। आप अपने सारे पैसे वापस ले लीजिए, मैंने एक भी पैसा अभी खर्च नहीं किया है। हीरे नहीं मिलेंगे, एक बार बेच दिए तो बेच दिए, भाग यहाँ से। ऊपर देखो। रमेश की पत्नी ने जब ऊपर देखा तो चुड़ैल छिपकली की तरह छत पर चिपकी हुई थी। चुड़ैल सीधे हरबंस की पत्नी के ऊपर गिरती है और उसका गला घोटकर उसे मारने लगती है। हरवंश दौड़ता हुआ कमरे के अंदर आता है और हीरे उठाकर ले जाता है। ये लो हीरे, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। चुड़ैल हीरे लेकर गायब हो जाती है। काजल अपने घर की ओर दौड़ी। प्रियंका, भगवान का शुक्र है तुम वापस आ गई। मुझे माफ कर देना प्रियंका। काश मैंने माँ की बात मान ली होती तो हमारे साथ ये सब नहीं होता।